हेलो दोस्तों, मैं शिव शंकर। आज हम उपस्थित हुए क्लास 12 के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 में जो बायोलॉजी का पेपर हुआ है उसी के सॉल्यूशन को लेकर आज हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है, देख लीजिए। कुल प्रश्न जो थे वो 80 थे और प्लस 25 थे और प्लस 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की हम बात करें तो 113 था, जो सेक्शन वाइज बटा था। इसके लिए समय था आपके पास 3 घंटे। और कितने नंबर का था? तो था 100 नंबर का। ठीक है, यहाँ पे कुछ परीक्षार्थियों के लिए जो है निर्देश दिए गए हैं, आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे और दो खंड मेंशन किया गया है, यानी सेक्शन ए और बी में। तो हम आगे पहला जो सेक्शन है उसको हम देखते हैं और इसके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए खंड यानी कि सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें 80 क्वेश्चन है और आपको कितने करने थे? 50 क्वेश्चन के सिर्फ उत्तर देने थे। ठीक है, और प्रत्येक जो क्वेश्चन के लिए 1 अंक यानी कि 1 जो है मार्क्स निर्धारित थे। ठीक है, गोले जो करने थे आपको नीले या काले बॉल पॉइंट से ही करने थे। और अब भी जो बोर्ड का एग्जाम होगा यानी कि जो मेन एग्जाम होगा उसमें आप ऐसे ही निर्देश दिए रहेंगे जिसको आपको फॉलो करना रहेगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन बी की अगर हम बात करें उसमें लघुत्तरी प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे 25 होंगे, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन ही करने थे और प्रत्येक जो क्वेश्चन थे वो 2 मार्क्स के थे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें इसमें सेक्शन सी की, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 ही सेक्शन मेंशन किया गया है। यानी कि ये जो है आपका 15 क्वेश्चन जो है इसमें से जो है कि अतिरिक्त इस खंड में 8 दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना था और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, यानी कि टोटल जो है सेक्शन आपके 2 ही हैं और जिसमें से सेक्शन ए वाले में आपके पास 80 क्वेश्चन रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव जिसमें से 50 करने थे। सेक्शन बी में से आपके जो है 30 क्वेश्चन है, जिसमें से आपके जो 25 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको जो है 15 करने थे जो 2 मार्क्स के थे और 8 जो प्रश्न थे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे, जिसमें आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन के आंसर देने थे और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर के थे, जो 8 में से 4 करने थे। ठीक है, तो आइए हम सेक्शन ए यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेपर मैंने एक बच्चे से लिया है और हम आपको जो है राइट आंसर बताएंगे। आप अपने क्वेश्चन पेपर से इसको मैच करा लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो स्पोरेंजियम फाउंड, यानी कि लघु बीजाणुधानी निम्नलिखित में किसमें पाई जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास अंडाशय, दूसरा है परागकोश, तीसरा है वर्तिकाग्र और चौथा है वर्तिका। ठीक है, अगर वहीं पे हम यहाँ पे जो मेंशन है इंग्लिश में तो ओवरी है, दूसरा है एंथर, तीसरा स्टिग्मा और चौथा है स्टाइल। ठीक है, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहा है। तो देखिए ओवरी, स्टिग्मा और जो स्टाइल है ये तीनों तो आपके जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि इसमें जो आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, टेप्टम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो टेप्टम है वो निम्नलिखित में से किसकी सबसे भीतरी परत होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ओव्यूल, दूसरा है ओवरी, तीसरा एंथर वॉल और चौथा है पॉलन ट्यूब। देखिए पॉलन ट्यूब, ओवरी, ये सब जो रिलेटेड है आपके, ओव्यूल हो चाहे ओवरी हो चाहे पॉलन ट्यूब हो, ये सब जो है पॉलन ट्यूब तो मान लीजिए कि पॉलन ग्रेन से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे टेपेटम की बात की जा रही है। तो टेपेटम का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, एंथर का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है? टेप्टम, जो क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, what is remaining part of पेरिस्पर्म, यानी कि पेरी ब्रोडपोस्ट किसका बचा हुआ भाग है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, दूसरा एम्ब्रियो, तीसरा है एंडोस्पर्म और चौथा है इंटेगुमेंट। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, चौथा क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा परागकण को बढ़ावा देता है? तो पहला है अनुमली परागण, दूसरा और सामंजस्य, तीसरा है उभयलिंगाश्रयता और चौथा है स्वजात पुष्पीय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। ठीक है ना, यानी कि जो पर परागण को बढ़ावा देता है। ठीक है ना, यानी कि सेल्फ इनकम्पेबिलिटी जो होता है वो क्या करता है? स्व पर परागण को क्या करता है? कि बढ़ावा देता है। जबकि गिटोनोगेमी हो चाहे बायसेक्सुअलिटी हो या क्लिस्टोगेमी, ये सब जो है स्व परागण को जो है बढ़ावा देते हैं। देखिए गिटोनोगेमी में क्या होता है कि कई प्लांट पे 2 क्या होते हैं? 2 फ्लावर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई जो है प्लांट, यहाँ पे 2 फ्लावर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से जो पॉलन ग्रेन है वो इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे पहुंचता है, तो इसको गिटोनोगेमी बोलते हैं। बायसेक्सुअलिटी मींस क्या होता है कि कई फ्लावर में दोनों
मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, कि यहाँ पे होगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। क्लिस्टोगेमी फ्लावर हमेशा क्लोज रहते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होता है, इसमें फ्लावर जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, तो यहाँ पे भी जो पॉलिनेशन होगा कैसा होगा, वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा। लेकिन पर क्रॉस पॉलिनेशन को जो प्रमोट करेगा उस सेल्फ कैपेबिलिटी, यानी कि जो फ्लावर होगा उसमें जो है कुछ जो है क्या होंगे कि पहले एंथर मैच्योर हो जाएगा या स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिकली, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया डिफरेंट, सिमिलर, यूनिक, नन ऑफ दीज, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे तो कैसे होते हैं सिमिलर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बाइलिंगुअल लैंग्वेज में जो है आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन, यानी कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली जो है किसमें पाया जाता है, पहला ऑप्शन है एनिमल, दूसरा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तीसरा है प्लांट्स और चौथा है मैमल्स, ठीक है। तो एसेक्सुअल जनरली जो है हम देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। सातवां है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा, हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस विधि से होता है, तो पहला है बडिंग, दूसरा है फ्यूजन, तीसरा है फ्रेगमेंटेशन, चौथा है स्पोर फॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर जो होगा बाय बडिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। आप इसमें जो है, मैं क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, आप यहाँ पे क्वेश्चन जो है हिंदी में भी देख सकते हैं, यानी कि निम्नलिखित में कौन जीव बीजाणु निर्माण द्वारा जनन नहीं करता, ठीक है। यानी कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो स्पोर्स, यानी कि उसमें जो है स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता। तो पहला है राइजोपस, दूसरा है पेनिसिलियम और तीसरा है ईस्ट और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ईस्ट, यानी कि ईस्ट जो होता है इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है भाई बडिंग होता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस पौधे में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रायोफाइलम। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, द पॉइंट वेयर फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू ओव्यूल, यानी कि वो स्थान जहाँ पे बीजांड वृत्त से जुड़ता है कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है चलाजा, दूसरा है माइक्रोफाइल, तीसरा है न्यूक्लियस और चौथा है हाइलम। तो जो फ्यूनिकल होता है, ठीक है ना, तो कहाँ पे अटैच होता है ओव्यूल में, तो होता है हाइलम से, ठीक है। उसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज यूजुअली, यानी कि जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो होता है तो 1 सेल्ड होता है कि 2 सेल्ड होता है कि 5 सेल्ड होता है कि 7 सेल्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एम्ब्रियो होता है एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो वो कैसा होता है 7 सेल, ठीक है, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई, ठीक है, एंड 8 न्यूक्लियाई। इसको मैंने मेंशन किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन सेल के बारे में पूछा तो क्या आ जाएगा 7 सेल इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो स्टॉल का ओव्यूल इज कॉल्ड, स्टॉल का ओव्यूल यानी कि बीजांड के बिंदु तो कहते हैं, पहला फ्यूनिकल, दूसरा है कैरुनकल, फिर उसके बाद न्यूक्लियस, फिर पेडिसल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्यूनिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे हिंदी में पूछ रखा है प्रति भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूण पाए जाने को कहा जाता है, भ्रूण जनन, बहुभ्रूणता, उभय मिश्रण या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसके इंग्लिश वाले क्वेश्चन को मतलब देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि मोर देन 1 एम्ब्रियो पर एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड, यानी कि एक से अधिक जो है भ्रूण जब पाया जाता है किसी भ्रूण कोश में तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनिक, ठीक है। इसके बाद अगला है रूट सिस्टम इज फॉर्म्ड फ्रॉम, तो रूट का जो फॉर्मेशन किससे होता है, एम्ब्रियो ऑफ सीड से कि बर्ड से कि प्लीमूल से, ऑफ एम्ब्रियो की रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। तो मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है रस से रूट और रस से रेडिकल, ठीक है, यानी कि रूट का जो फॉर्मेशन एम्ब्रियो के रेडिकल वाले पोर्शन से होता है, जबकि प्लीमूल इसके बाद आपको पता हो गया फिर रस रेडिकल यानी कि रस रूट का फॉर्मेशन होगा। तो जो दूसरा जो पार्ट होगा स्टेम, तो स्टेम का जो फॉर्मेशन है किससे होता है, प्लीमूल से। प्लीमूल से क्या होता है, स्टेम का निर्माण होता है। तो अगला क्वेश्चन की हम बात करें, फ्लावर रिमेन्स इंक्लूड इन, यानी कि पुष्प बंद रहते हैं किसमें, डाइक्लिनी, चस्मोगेमस की डाइकोगेमी, नन ऑफ द अबव। देखिए चस्मोगेमस में फ्लावर ओपन होता है, डाइक्लिनी में भी ओपन होता है, डाइकोगेमी में भी क्या होता है, फ्लावर ओपन होता है, यानी कि इसमें से कोई नहीं, ठीक है। और फ्लावर किसमें फ्लूइड रहता है, तो क्लिस्टोगेमस में, ठीक है, क्लिस्टोगेमस वाले में क्या होता है, फ्लावर फ्लूइड रहते हैं। तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा डी।
क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, विच इज द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स, यानी कि आवृत बीजों में नर युग्मोद्भिद कौन होता है? पहला ऑप्शन है माइक्रोस्पोर मदर सेल, दूसरा पोलन ग्रेन, तीसरा फिलामेंट, थर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें, सिनर्जिड आर पार्ट ऑफ, यानी कि जो सिनर्जिड होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं? एक अपरेटस के, एंटीपोडल सेल्स के, सेंट्रल सेल, ठीक, जाइगोट के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अपरेटस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक एंजियोस्पर्म कोविल का कि तीन जो ऊपर की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, इनको जो है एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। बीच में जो सेल्स होती हैं इसको सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो है या पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। यहाँ पे बीच में एक होता है एक, और यहाँ पे साइड में जो सेल्स होते हैं इसको हम सिनर्जिड बोलते हैं, सिनर्जिड, ठीक है। तो यहाँ पे सिनर्जिड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एक है तो एक अपरेटस वाला जो पॉइंट है इसी को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड। अगला क्वेश्चन है 18, वेयर डू पोलन ग्रेन जर्मिनेट, यानी कि पोलन ग्रेन कहाँ पे जाकर जर्मिनेट होता है? ओव्यूल, ओवरी, की स्टिग्मा, की स्टैग। बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा स्टिग्मा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ, एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है किसके फ्यूजन से होता है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट प्लस एग, दूसरा कह रहा है कि मेल गैमेट प्लस सिनर्जिड, तीसरा मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस, और चौथा जो है ऑप्शन वो है एग प्लस एंटीपोडल्स। इसका जो राइट आंसर है वो है मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस। यानी कि जब आप देखेंगे पॉलिनेशन होता है तो एक जो है यहाँ पे जो मेल गैमेट होता है जाके इससे फ्यूज करता है, और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर यानी ट्रिपल फ्यूजन होता है जिसके दौरान पेन का निर्माण होता है, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और यही डेवलप करके एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा क्या होगा? सी। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे, विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी कि कौन सी संरचना विकसित होते भ्रूण को पोषण प्रदान करती है? पहला इंटुगमेंट, दूसरा कोटिलिडन, तीसरा एंडोस्पर्म और चौथा न्यूक्लियस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। यानी कि जो एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म होता है उसमें प्लॉइडी कैसी होती है? तो प्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है कि टेट्राप्लॉइड होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रिप्लॉइड, ठीक है। और अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, ठीक है, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म की, ठीक है, तो इसका जो प्लॉइडी होता है इसके एम्ब्रियो का तो होता है हैप्लॉइड, ठीक है। तो याद रखिएगा एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड और जिम्नोस्पर्म का जो एम्ब्रियो है मतलब एंडोस्पर्म है वो कैसा आता है? हैप्लॉइड, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन इज मेड ऑफ, जो पोलन ग्रेन होता है उसका आउटर लेयर, तो मैंने आपको बताया था 2 लेयर से बना होता है। पहला जो सबसे आउटर लेयर होता है जिसको स्पोर पोलेनिन बोलते हैं, ठीक है, और जो दूसरा उसका जो लेयर होता है पेक्टिन से बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फॉल्स फ्रूट, यानी कि फॉल्स फ्रूट तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फ्रूट है और उसका निर्माण जो है ओवरी से नहीं हो रहा है तो क्या कहलाएगा? वो फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। तो यहाँ पे मैंगो हो चाहे टोमेटो है चाहे ग्रेप्स है, सब का फॉर्मेशन जो है देखेंगे तो ओवरी इंक्लूडेड होता है, जबकि जो एप्पल है, एप्पल का जो फॉर्मेशन होता है ये उसके जो है फ्लावर वाले पार्ट से होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, विच हार्मोन इनिशिएट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन की शुरुआत करता है तो होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन के द्वारा क्या होता है? यहाँ पे जो क्वेश्चन है विच हार्मोन्स इनिशिएट स्पर्मेटोजेनेसिस, तो यहाँ पे थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना, यानी कि FSH, ठीक है ना। यानी कि ये जो FSH है पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पे इनिशिएट करने की बात कर रहा है, शुरुआत करने की बात जो होता है वो कौन करता है? FSH, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आप सभी लोग जानते हैं फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, व्हाट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस कॉल्ड, यानी कि जो यूट्रस होता है वो 3 लेयर से क्या होता है? कवर होता है। पहला होता है पेरीमेट्रियम, दूसरा होता है मायोमेट्रियम और तीसरा होता है एंडोमेट्रियम। तो इसका आप सबसे आउटर मोस्ट लेयर पूछा है तो सबसे आउटर मोस्ट क्या होता है? पेरीमेट्रियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, व्हाट इज द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म मेड ऑफ, यानी कि जो एक्रोसोम होता है शुक्राणु एक्रोसोम किससे बनता है? तो होता है गोल्जी बॉडी से या गोल्जी अपरेटस को बोला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, हाउ मेनी क्रोमोजोम्स डज ह्यूमन स्पर्म्स, यानी कि जो ह्यूमन स्पर्म होता है उसमें कितने क्रोमोजोम्स यानी गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। तो अप्लाइड होता है तो अप्लाइड में कितने होंगे 23। ठीक है। अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तेरा कि विच स्ट्रक्चर इज कट एंड टाइड इन मेल स्टेरिलाइजेशन, यानी कि पुरुष नसबंदी में किस संरचना को काटा और बांधा जाता है। पहला है मूत्रमार्ग, दूसरा है शुक्रजनन नलिका, तीसरा वास डिफरेंस और चौथा है अधिवृषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो वास डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग यानी कि जब पुरुष नसबंदी होती है जिसमें वास डिफरेंस को काट के हटा दिया जाता है और बांध दिया जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग वैसेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं वैसेक्टोमी। जबकि फीमेल के अंदर क्या होता है कि उसमें जब नसबंदी होता है तो फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है, उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। यहाँ पे दोनों टर्म आपको याद रखने होंगे, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो ट्यूबेक्टोमी किसमें होता है फीमेल के अंदर। ठीक है, फीमेल के अंदर किसमें फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है, जबकि मेल में क्या होता है वैसेक्टोमी। ठीक है, वैसेक्टोमी। ठीक है, वैसेक्टोमी में क्या होता है वास डिफरेंस को ही काट के बांध दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, व्हाट डज ग्राफेन फॉलिकल रिलीज, यानी कि जो ग्राफेन फॉलिकल्स होती हैं वो क्या रिलीज करते हैं। तो इसका राइट आंसर है उस साइड, यानी कि एक को रिलीज करती हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर द ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन के दौरान जो है कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है LH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, इसका लेवल आप देखेंगे उस टाइम क्या आ जाता है। मेस्ट्रुअल साइकिल जब मैंने आपको बताया होगा तो वहाँ पे बताया होगा कि इसका जो है जो ग्राफ है वो काफी बढ़ जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि एक बाहर रिलीज होता है ओवरी से। ठीक है, 14वें दिन। ठीक है, 14वें दिन क्या होता है, एक जो है अगर किसी फीमेल का जो है मेस्ट्रुअल साइकिल जो है तो फर्स्ट डे से काउंट करें तो 14वें दिन क्या होता है कि एक जो है बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 की, तो द मेस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय, यानी कि मेस्ट्रुअल साइकिल का जो रेगुलेशन होता है कौन से हार्मोन के द्वारा होता है। तो पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी हार्मोन, दूसरा है थायराइड हार्मोन, तीसरा है एड्रेनल हार्मोन और चौथा है पैंक्रियाटिक हार्मोन। इसका जो राइट आंसर है वो है पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा क्या होता है मेस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन होता है, जिसमें से LH और FSH हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको मेस्ट्रुअल साइकिल में बता रखा है। अब अगला क्वेश्चन है, वेयर डज स्पर्म्स मैच्योरेशन अकर, यानी कि स्पर्म्स का जो मैच्योरेशन होता है वो कहाँ पे होता है। पहला है टेस्टिस, दूसरा है वास डिफरेंस और तीसरा है एपिडाइडमिस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा C। ठीक है, यानी कि एपिडाइडमिस में क्या होता है स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। इसके बाद 34, विच सेल्स सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रीशन है वो कौन सी जो सेल्स जो है करती है। तो पहला है सर्टोली सेल, दूसरा है लीडिंग सेल्स, तीसरा है जर्म सेल्स और चौथा है फॉलिकुलर सेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लीडिंग सेल्स। ठीक है, लीडिंग सेल्स क्या करती है टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती है। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच लेयर ऑफ यूट्रस इज सेट ड्यूरिंग द मेस्टुरेशन। ठीक है, मेस्टुरेशन के दौरान जो है मासिक धर्म के समय जो गर्भाशय की कौन सी परत झड़ती है यानी कि ब्रेक डाउन होती है। तो आपको मैंने बताया था मेस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम जो थी वही क्या थी ब्रेक डाउन होती है और फिर से दोबारा उसका रिजनरेशन होता है जिसके द्वारा इम्प्लांटेशन जो है वो हो सके। ठीक है, तो इसका ब्रेक डाउन होने का यही कारण है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है 36 तरह की, द लाइफ स्पेन ऑफ द ह्यूमन स्पर्म्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज अबाउट, यानी कि जो महिला प्रजनन तंत्र में मनुष्य शुक्राणु का जो जीवन काल लगभग कितना दिन का होता है। ठीक है, तो दिन तो नहीं यहाँ पे कुछ है, हावर कुछ है, घंटे कितने घंटे का होता है। ठीक है, तो ये होता है लगभग 72 आवर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 37, तो ये है फॉर विच इज द टर्म मिनार्ची। मिनार्ची यानी कि मैंने एक बताया था मेनोपॉज और दूसरा बताया था आपको मिनार्ची। मिनार्ची का मतलब होता है कि जब फर्स्ट टाइम जो मेस्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल के अंदर स्टार्ट होती है तो उसको हम मिनार्ची बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑनसेट मेस्टुरेशन। ठीक है, दूसरा है RCH का फुल फॉर्म। ठीक है, RCH यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द RCH। पहला रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, दूसरा रूरल चाइल्ड हेल्थ की, तीसरा रिप्रोडक्टिव केयर ऑफ ह्यूमंस। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, विच मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इज परमानेंट इन मेल्स, यानी कि
मेंस में कौन सा जो है, यानी पुरुषों में कौन सा जो है अस्थायी गर्भनिरोध विधि है, ठीक है। पहला कंडोम, दूसरा वैसेक्टोमी, तीसरा विड्रावल और चौथा है पीरियोडिक अब्स्टिनेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कि वैसेक्टोमी क्या होता है कि पुरुष की नसबंदी होता है, तो यही परमानेंट जो है विधि होता है जिसके द्वारा जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू, यानी कि गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति, एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए मेडिकल टर्मिनेंसी वैसे तो इंडिया में अलाउ नहीं की जाती है, लेकिन कुछ जो महिलाएं हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर चाहती हैं तो क्या कर सकती हैं कि सरकार के अनुमति या इसके सहारा लेके जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, रिमूव करवा सकती हैं, या इनके साथ जो है ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो एमटीपी होता है वो कितने जो है टाइम पे सेफ माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है 12 वीक्स, दूसरा है 16 वीक्स, तीसरा है 20 वीक्स और चौथा है 24 वीक्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 12 वीक्स, ठीक है। यानी कि 12 वीक्स के अंदर अगर हम एमटीपी कर किसी महिला या जो अनवांटेड प्रेग्नेंट फीमेल उसका करवा लेते हैं तो उसकी जान बच सकती है, लेकिन अगर इसके बाद जो है तो काफ़ी रिस्क हो जाता है। तो ऐसे केस में जो है हमें अच्छे जानकार जो है डॉक्टर के पास अगर बाय द वे करवाना है तो अच्छे डॉक्टर के जो है संपर्क में सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब अगला है 41, द कॉपर टी प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय, ठीक है। कॉपर जो टी होता है वो प्रेगनेंसी को कैसे रोकता है, ठीक है, गर्भधारण को कैसे रोकता है। तो पहला है किलिंग स्पर्म्स, दूसरा है प्रिवेंटिंग एवोल्यूशन, तीसरा ऑप्शन इनहिबिटिंग इम्प्लांटेशन, चौथा है ब्लॉकिंग द फैलोपियन ट्यूब। तो देखिए कॉपर टी जो होता है ऐसे टी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो है कॉपर का जो है पूरा बना होता है, इसको इंसर्ट कराया जाता है वजाइना के सर्विक्स वाले पॉइंट में। तो क्या करता है कि कॉपर रिलीज करता है जो क्या करता है स्पर्म को किल करने का कार्य करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, हार्मोन्स कंट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। यानी कि जो हार्मोन सहेली, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है सहेली क्या है, IUCD है कि हार्मोनल कंट्रासेप्टिव पिल्स है कि बैरियर मेथड या सर्जिकल मेथड। तो इसमें कंट्रासेप्टिव यानी हार्मोनल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो मैंने मेंशन पहले से ही कर रखे हैं आंसर्स, ठीक है, जिससे मुझे एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं है, और आपको अपने जो लगाए गए आंसर्स हैं उसको आपको अच्छे से मैच करा लेने हैं कि आपके कितने सही होते हैं, ठीक है। तो अगला जो 43 नंबर का जो क्वेश्चन है देखते हैं, एमनियोसेंटेंसिस इज यूज्ड टू, यानी कि जो एमनियोसेंटेंसिस का उपयोग जो है वो कहाँ पर किया जाता है। पहला है क्योर इनफर्टिलिटी, दूसरा है डिटरमाइन जेंडर, डिटेक्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, तीसरा है अबाउट फिटस। इसका जो राइट आंसर है डिटेक्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। जनरली जो सेक्स का जो डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि जो यूट्रस होता है वहाँ से ही हम जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको निकालते हैं, और उसमें जो प्रेजेंट जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके आधार पर हम डिटर्मिनेशन करते हैं। एक्चुअली सेक्स को डिटर्मिनेशन का जो एक अवैध जो है तरीका है, बट इसका जो यूज है और जनरली जो है हम जेनेटिकल डिजीज के लिए करते हैं, यानी डिटेक्शन ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। यानी कि कौन, अभी हम इसके पीछे वाले क्वेश्चन में देखे थे कि जो एक कंट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं उनका यूज क्या होता है, और यहाँ पे हार्मोन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्मोन्स जो होते हैं इसमें कौन कौन से जो कंट्रासेप्टिव पिल्स बनती है, जैसे सहेली थी, सहेली का जो उसमें क्या क्या फिलअप होता है, तो उसमें होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होते हैं उसमें क्या होता है, फिर वे होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें हम, तो कह रहा कि विच प्रिंसिपल वाज नॉट प्रपोज्ड बाय मेंडल्स, यानी कि कौन सा प्रिंसिपल्स जो है जो मेंडल्स के द्वारा प्रपोज नहीं किया गया। पहला है अब लिंकेज, दूसरा सेग्रीगेशन, तीसरा है डोमिनेंस और चौथा है इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। तो सारा चीज जो है सेग्रीगेशन हो चाहे लॉ ऑफ डोमिनेंस में 3 लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, यानी कि लिंकेज नहीं दिए थे, ठीक है। इसमें है व्हाट इज X0 क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटी, यानी कि X0 जो क्रोमोसोम्स का असमानता क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, दूसरा टर्नर सिंड्रोम, तीसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, चौथा एडवांस सिंड्रोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि एक जो है क्रोमोसोम्स यानी कि एक क्रोमोसोम्स यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है 45 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, ठीक है। इस वजह से टर्नर सिंड्रोम्स उस व्यक्ति को हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शो कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू जो है इसको एक्सप्लेन किया था, जिसमें से एबी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। एबी ब्लड ग्रुप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इन एफ1 जनरेशन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? पहला ऑप्शन है डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट, इंटरमीडिएट ट्रेट, और चौथा ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, इंटरमीडिएट ट्रेट, ठीक है। इंटरमीडिएट ट्रेट इसका जो है राइट आंसर है। देखिए इसमें होता क्या है कि जब इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हम देखते हैं, यानी कि जब रेड फ्लावर का व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस कराते हैं, ठीक है, उसमें हमको रेड फ्लावर मिलना चाहिए था एफ1 जनरेशन में, लेकिन उसका इंटरमीडिएट कलर आ जाता है, पिंक आ जाता है, इसी को इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हम बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का वीडियो नहीं देखा तो मेरे जो है यूट्यूब चैनल पे महिंद्रा स्टडी साइंस पॉइंट पे जाके आप डिटेल्स में देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट कॉज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया कौन कॉज करता है? पॉइंट म्यूटेशन के द्वारा होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्रोमोसोम डिटेक्शन या डुप्लीकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पॉइंट म्यूटेशन। देखिए एक्सप्लेन हम कर देते, लेकिन थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, इसलिए हम अब जो है थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। डिटेल्स में जो है बहुत सारे इस पे हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में यानी पॉइंट म्यूटेशन के बारे में बताया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सारा वीडियो देख सकते हैं डिटेल्स में। अभी हम सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इस वजह से जो है सिर्फ हम एग्जैक्ट जो है ऑनलाइन में जैसे ही बताएंगे। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन, ए चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप ओ कैन नॉट हैव पेरेंट। यानी कि कोई व्यक्ति है, यानी कि ओ रक्त समूह वाले बच्चे के माता पिता का रक्त समूह नहीं हो सकता। यानी कि कोई बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसके माता पिता का जो रक्त समूह क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ए है बच्चा, इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। इसमें क्या इसका जो है नहीं हो सकता है? तो मान लेते हैं इसके जो पेरेंट्स हैं उसका ब्लड ग्रुप ए है और उनकी शादी हो गई है बी वाले महिला के साथ, तो इसके देखिए ए वाले के जो जीन होंगे वो होगा आई ए, ठीक है, ठीक है। दूसरा जो होगा वो होगा आई ओ, क्योंकि जो ए वाला जीन है वो ओ पे क्या होता है? डोमिनेंट होता है। इसी प्रकार इसका जो होगा जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा आई बी और दूसरा हो जाएगा आई ओ, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कि इसमें से ए आ रहा है और यहाँ से जो है बी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आया ए और यहाँ से आया बी, तो ये जो ब्लड ग्रुप इसका जो बच्चा बना इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो पेरेंट्स की हम बात करें तो बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कि आता है ए ओ आ रहा है, ठीक है, ओ वाले से लीजिए तो आई ओ, और यहाँ से ओ आया तो आई ओ, तो ए तो बच्चा है, ठीक है, ए भी बच्चा है, ए भी बच्चा है। तो इसका जो पेरेंट्स है इसका ए और बी है ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए ए और बी है। यहाँ पे इसके पेरेंट ए बी को लेके देखते हैं। मान लीजिए कि इसके पेरेंट्स जो हैं, एक जो फादर है इसके ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, और इनकी जो फीमेल मतलब मदर है बच्चे की उसका भी ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पे आई ए आई बी, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा? आई ए और आई बी। तो यहाँ से आएगा एक आएगा एल ए आया, यहाँ से भी मान लीजिए कि ए आया, तो क्या होगा? ए हो जाएगा आई ए, यानी कि ए बी, यानी कि ए बी वाला है ऑप्शन, ठीक है, ए बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस पर भी मैंने जो है ब्लड ग्रुप जो है क्रॉस करवा के कैसे जो है हम पता करेंगे कि अगर किसी एक का हमको ब्लड ग्रुप पता है, चाहे बच्चे का चाहे उसके पेरेंट्स का, तो उनके अगर पेरेंट्स का मान लीजिए कि पता है, जैसे मैंने ए और बी से क्रॉस करके आपको दिखाया इनके चाइल्ड का, या मान लीजिए कोई बच्चा है ओ वाला, तो ओ वाले के पेरेंट्स का क्या ब्लड ग्रुप है इनके पेरेंट्स का, वो भी पता कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ए बी ब्लड रख के देखा, ठीक है, तो इनसे कभी भी ओ जो है चाइल्ड यानी कि वो ब्लड ग्रुप वाले जो बच्चे पैदा नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए बी वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 51 वाले क्वेश्चन, व्हाट आर द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। यानी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जैसे कि मैंने डीएनए रेप्लिकेशन में आपको बताया था, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें दिया है आरएनए प्राइमर्स होते हैं, फिर स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ आरएनए लीडिंग स्ट्रैंड पे, स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए अनलैगिंग स्ट्रैंड, नन ऑफ द अबव। इसमें राइट आंसर में होगा क्या? सी, स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए अनलैगिंग स्ट्रैंड। जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाने के दौरान मैंने आपको बताया था, यहाँ पे दो स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए टेम्पलेट जैसे वर्क करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यूअस डीएनए की सिंथेसिस होती है और एक पे क्या आता है? फ्रेगमेंट के रूप में होता है। तो यही है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो ये जो स्टैंड होता है इसको हम लैगिंग स्टैंड बोलते हैं, लैगिंग स्टैंड, जहाँ पे
ओकाजाकी फ्रेगमेंट से फॉर्मेशन, और इस स्टैंड को हम लोग लीडिंग स्टैंड बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड। ठीक है, चलिए प्रारंभम कोडन यानी इनिशिएशन कोडन, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, AUG होता है। ठीक है, AUG क्या है कि इनिशिएटर कोडन होता है। स्टार्ट कोडन मैंने आपको बताया था कि देखिए इसको याद करने का तरीका बताया था, आ, आज और जा। ठीक है, और सबके आगे आपको क्या कर देना है, यू जोड़ देना, यू। देखिए तो आ, आज और जा, और सबके आगे यू आपको क्या कर देना है, जोड़ देना। तो ये क्या है, ये तीन होते हैं आपके स्टार्ट कोडन। ठीक है, तो आपको याद रखना है, और इनिशिएटर कोडन AUG होता है। चरगाफ, अकॉर्डिंग टू चरगाफ रूल्स विच इज करेक्ट, यानी कि चरगाफ रूल्स के नियम कौन सही है। तो देखिए A बराबर G इक्वल टू C बराबर T, ये तो गलत है। ठीक है, A प्लस T इक्वल टू C बराबर C प्लस T, ये भी गलत है। A इक्वल टू T बराबर G इक्वल टू C, और A बराबर C इक्वल टू G बराबर T। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है C वाला। ठीक है, यानी कि जितना इसमें बताए थे कि A होगा उतना ही T होना चाहिए, और जितना C होगा उतना ही क्या होना चाहिए, और जितना ही G होना चाहिए उतना ही C, मतलब वाइस वर्सा, या जितना T है उतना ही A होना चाहिए, या जितना C है उतना ही क्या होना चाहिए, वो G होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम जो है 54 की बात करें, विच एंजाइम्स ज्वाइंस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, यानी कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जैसे मैंने बताया आपको, ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं लैगिंग स्ट्रैंड पे बनते हैं, तो उनका जो ज्वाइनिंग जो होता है वो कौन करता है, तो करता है DNA लाइगेज करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा पेज देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 55 की बात करेंगे। व्हाट आर द नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक जीन्स कार्ड, यानी कि जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है यूकैरियोटिक जीन्स में उसको हम लोग इंट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, हमने बताया था आपको कोडिंग और नॉन कोडिंग जो DNA के पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद अगला है विच RNA कैरी अमीनो एसिड टू राइबोसोम्स, यानी कि कौन सा RNA जो होता है वो क्या करता है, अमीनो एसिड को कैरी करता है। तो सबको पता है कि tRNA होता है जो क्या करता है कि अमीनो एसिड को कैरी करने का कार्य करता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि देखिए ट्रांसक्रिप्शन जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, चाहे ट्रांसलेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो। ठीक है, या प्रोटीन की सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन हो, स्टेप 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप आपको बताया था इनिशिएशन, दूसरा जो है इलॉन्गेशन और तीसरा जो है टर्मिनेशन। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन का कौन सा जो है इसमें से पार्ट नहीं, तो हो जाएगा ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर अगर हम 58 की बात करें तो कह रहा है कि बाय व्हाट इज द एंटीकोडोन ऑफ tRNA पेयर्ड, यानी कि तो tRNA का एंटीकोडोन किससे युग्मित होता है। ठीक है, तो जैसे बताया था मैंने कि जो कोडोन होते हैं उसके अपोजिट जो है tRNA के पास एंटीकोडोन होते हैं, यानी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोडोन ऑन mRNA। क्वेश्चन नंबर 59 की अगर हम बात करें, ऑन व्हाट बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग डन, यानी कि DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, और अगर आप DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरे लेक्चर्स जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए हम एक्सप्लेन अब थोड़ा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता ही जा रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा रिपीटेटिव सीक्वेंसिंग। अब अगला है 60, हिस्टोन प्रोटीन आर एसोसिएटेड विथ विच स्ट्रक्चर, यानी कि जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो किस संरचना से जुड़ा हुआ प्रोटीन है। ठीक है, तो होता है न्यूक्लियोसोम इन क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने बताया, यानी कि मैंने जितने भी आप देखेंगे कि टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उसी में से ऑब्जेक्टिव बनाए। तो अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, मेरे वीडियो डेली देखे होंगे, तो आपको जरूर एक क्वेश्चन आज इजी लगा होगा। हु गेव द कंसेप्ट यूज एंड डिसयूज, ठीक है, तो ये है लेमार्क, यूज एंड डिसयूज का जो है कंसेप्ट इन्होंने दिया था। इसके बाद 62 नंबर का क्वेश्चन करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वाज एब्सेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। तो देखिए प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के दौरान जो है मेथेन प्रेजेंट था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था, लेकिन ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, कि जब इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे तो इसमें इसके बारे में डिटेल्स में हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, समरूप अंगों की विशेषता होती है। देखिए समरूप अंग क्या होते हैं पहले थोड़ा सा बता देते हैं आपको। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स, यानी कि ऐसे ऑर्गन जिनकी देखिए ओरिजिन एंड फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, डिफरेंट, बट फंक्शन क्या हो, फंक्शन सेम हो। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, यानी कि एनालॉगस ऑर्गन यहाँ पे पूछा गया है, डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन, तो ही इसका रास्टर हो जाएगा।
राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन। जैसे कि जो टिड्डा है, टिड्डा का जो मतलब क्या है, विंग्स, और बैट का विंग्स, तो इनकी ओरिजिन और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों का जो वर्क होता है वो उड़ने में होता है, ठीक है। इसके बाद अगला है विच साइंटिस्ट प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी, यानी कि म्यूटेशन थ्योरी जो है उसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट जो है वो है ह्यूगो डुब्रिज, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है वेयर द फॉसिल्स आर यूजुअली फाउंड, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। यानी कि फॉसिल्स जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर दबे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस, यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से नहीं, तो अपेंडिक्स है ही, कॉक्सिक्स है ही, थर्ड मोलर टीथ है, यानी कि किडनी नहीं है। इसके बाद फिर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, यानी कि निम्नलिखित में से विकास का सही क्रम कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है सी, फिश। देखिए पहले एक्वेटिक लाइफ हुआ, ठीक है, इसके बाद डेवलपमेंट ऐसा होगा कि स्थल पर भी रह सकें, तो यानी कि एम्फीबियंस का फॉर्मेशन, फिर रेप्टिलिया, फिर मैमल्स, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद फाउंडर इफेक्ट ऑफ एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि फाउंडर इफेक्ट जो है उसका जो है फाउंडर इफेक्ट इज एन एग्जांपल, यानी कि फाउंडर इफेक्ट का एग्जांपल क्या है, जो हो जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगला है मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डीएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंसिंग। 70 क्वेश्चन की बात करें तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, कॉलेरा है, रिंगवर्म नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, यानी कि एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन है वो कौन करता है, तो टी लिम्फोसाइट करता है कि बी लिम्फोसाइट की प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, मेमोरी और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। एचआईवी, यानी कि विच डिजीज इज कॉल्ड बाय एचआईवी, एचआईवी के द्वारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एड्स होता है। इसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून से कौन सा प्रतिरक्षी रोग है, पहला मलेरिया, दूसरा एड्स, तीसरा रिमाटॉइड आर्थराइटिस, तीसरा लास्ट है फ्लू, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिमाटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसके बाद अगला जो है क्वेश्चन वो है 74 विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय वैक्सीनेशन, ठीक है, तो वैक्सीनेशन के दौरान जो है कौन सा इम्यूनिटी होता है, एक आर्टिफिशियल एक्टिव। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज हेलुसिनोजन, तो है एलएसडी। एलएसडी का जो फुल फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का जो फंक्शन क्या होता है, यानी कि आफ्टर द अफेक्टिंग ऑफ अ वायरस आवर बॉडी प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, ठीक है, यानी कि वायरस के फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट होने से जो सेल्स होती है हमारी इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन करती है, एक काइंड ऑफ प्रोटीन होती है, तो इसका यूज जो होता है क्या होता है, इंटरफेयर्स विद द वायरसेस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी कि विषाणु की वृद्धि में बाधा डालती हैं। बीसीसी, यानी कि विच डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय बीसीसी वैक्सीन, यानी बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है बेसिलाई कालमेटिन यूरिन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसका जो यूज हम करते हैं ट्यूबरकुलोसिस को, यानी टीबी को रोकने के लिए, तो इसका ट्यूबरकुलोसिस को रोकने के लिए हम जो बीसीजी का जो टीकाकरण होता है, और ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी एक बैक्टीरिया इसके द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय ए वेक्टर, तो कौन सा इसमें से जो रोग है जो रोग वाहक के द्वारा फैलता है, पहला ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा कैंसर, मलेरिया, एड्स, पे है एड्स, ठीक, अरे सॉरी मलेरिया। मलेरिया जो होता है किसके द्वारा होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, उसके द्वारा मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक्टिव इम्यूनिटी इज शॉर्ट लिव्ड विथ प्रोड्यूस बाय डायरेक्ट इंजेक्टेड एंटीबॉडीज, लॉन्ग लास्टिक होता है, ठीक है, यानी कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है वो क्या होता है, लॉन्ग लास्टिक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय एचआईवी, यानी कि एचआईवी किस प्रकार की कोशिकाओं को नष्ट करता है, तो करता है हेल्पर टी सेल्स को। तो ये था 80 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 1 से लेकर 25 तक जो है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहे होंगे, इसमें से आपको जो है 15 ही करने होंगे जो कि 30 नंबर के थे, और इधर जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपके जो दिए थे, ठीक है, ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन जो 26 से लेकर 33 तक रहे होंगे, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का था जिसमें से आपको 5 करने थे, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन इसमें था। जैसे आप देख सकते हैं कि mRNA, tRNA और RNA के बीच डिफरेंस करना था, ठीक है, यूकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको एक्सप्लेन करना था। तो ये बहुत सारे इजी क्वेश्चन थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
और अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आज का जो वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।